हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। मैं पीएम सर बायोवाला उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। फिर मैं आपके साथ जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 2 के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो भी बच्चे अभी डी फार्म की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे जल्द से जल्द उदित फार्मेसी ऑनलाइन ऐप पर जुड़ जाए और पैड क्लास में जो जेनेटिक्स पढ़ाया गया है वो जेनेटिक क्लास के लेक्चर को देखें और देखकर अपने मार्क्स को डी फार्म में इम्प्रूव करें ताकि वो गवर्नमेंट कॉलेज को आसानी से पा सके। अपने मार्क्स को एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और बेहतर से बेहतर कॉलेज को प्राप्त कर सके। तो आप जल्द से जल्द उदित फार्मेसी ऑनलाइन ऐप से जुड़ जाइए और जुड़कर डी फार्म की तैयारी को जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजी के जो है सारे के सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा और आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2 कहता है कि डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो इनमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्र के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करती है। इस प्रकार के प्रतिकरण कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये डीएनए क्या है। डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। ये भी क्या आपका देखते हैं कि डीएनए क्या है, आपका डबल स्टैंडर्ड है। तो डबल स्टैंडर्ड है, तो डबल स्टैंडर्ड को जब इसको अलग करेंगे, अलग करने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर एक कैरेक्टर लाना पड़ता है। उस कैरेक्टर का नाम है क्या, सेमी कंजर्वेटिव जो होता है। इसी संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर क्या करते हैं कि डीएनए के जो लेयर होते हैं, वो डबल जो धागे होते हैं, धागों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इनमें से प्रत्येक नए सूत्र संश्लेषण के लिए सांचे का ये क्या करते हैं, कार्य करने लगती है। तो इस प्रकार का जो प्रतिकरण होता है उस प्रतिकरण को क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षित प्रतिकरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीएनए के प्रतिकरण के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो इनमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्र के संश्लेषण के सांचे का कार्य करती है। तो इस प्रकार प्रतिकरण क्या कहलाते हैं, आपके अर्ध संरक्षित प्रतिकरण कहलाते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। किसी डाउन सिंड्रोम से प्रभावित महिला एवं सामान्य पुरुष की संतानों में इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत क्या होता है। मानते हैं कि डाउन सिंड्रोम पहले है क्या भाई, ये आपके ट्राइसोमी जो होता है, ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होने वाला एक डिजीज है। इसमें आपका एक पेयर जो है एडिशनल क्रोमोसोम जो है आपका बढ़ जाता है। एक पेयर बढ़ जाएगा, मतलब 21वें क्रोमोसोम का क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। मानते हैं कि आपके पास जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम है, मतलब कि 23 पेयर क्रोमोसोम है। तो 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो आपके इन पेयर में आपका 21 पेयर भी आएगा। जब यही 21 पेयर क्या होगा कि एक और एक्स्ट्रा सेट इसका जब बन जाता है, 21 का एक और एक्स्ट्रा सेट बन जाएगा क्रोमोसोम का, तो इससे जो बीमारी उत्पन्न होगी उस बीमारी को कहते हैं क्या, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो ओठ हैं, वो ओठ क्या होते हैं, वो ओठ उसके जो तंग जो है, उसकी जीभ जो है फुला फुला सा होगा, मोटा होगा। ठीक है, उसके हाथ देखते हैं, बहुत लोग के गांव देहात में कहता है कि इसका दिल में छेद है, हार्ट के अंदर छेद है। तो उसी के चलते क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम जब डबल हो जाता है उसी कारण क्या होता है कि उसके दिल के अंदर छेद हो जाता है, उसका हार्ट संबंधी बीमारी होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको पाँव उंगलियां जो है, उंगलियों के जो ये देखते हैं पाल जो होते हैं सीट हो जाते हैं। माथा जो है आपका जो पूरा आपका गोल सा हो जाएगा, पीछे वाला पार्ट का होता है गोल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कह रहा है कि पाल्मर सीड, मतलब ये पाम जो है, पाम का सीड जाता है। ठीक है, अब इसमें यही समझना है कि इसमें क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक जो वृद्धि हो वो क्या घट जाती है। उसके बाद ओठ क्या होता है, ओठ मोटा मोटा हो जाता है, फूले फूले से हो जाते हैं। और जीभ जो होता है, जीभ भी क्या होता है कि मोटा मोटा फुला फुला सा रहता है, हार्ट के अंदर भी छेद रहता है। यही आपको हल्के ध्यान देना है। ठीक है, अब कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण किसी डाउन सिंड्रोम से प्रभावित महिला, मानते हैं कि यहाँ हमारे पास एक महिला है, ये महिला है जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ था। डाउन सिंड्रोम जब भी होगा वो एक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम पर डाउन सिंड्रोम दिखा दिए। अब इसको सामान्य पुरुष के साथ का संपर्क होता है, एक्स वाई के साथ संपर्क होता है। इसके संतान कितने होंगे, देखिए तो ये एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर ये आपके क्या होंगे, एक्स
एक्स डी वाई, फिर इसका एक्स से फिर से कब बनेगा आपका एक्स एक्स, फिर इसके एक्स से इसके क्या होगा आपका एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका एक्स एक्स एक लड़की का नॉर्मल दिखाई पड़ी है, एक लड़का नॉर्मल दिखाई पड़ा है, लेकिन इसमें भी डी दिखाई पड़ा है, इसमें भी डी दिखाई पड़ा है, मतलब कि एक लड़की और एक लड़का आपका क्या है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। मतलब 4 संतान में 2 संतान क्या हुआ डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो गया, 2 संतान क्या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित नहीं हुआ। मतलब 50% जो संतान क्या है आपका ग्रसित हुआ, 50% नहीं ग्रसित हुआ। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा कि 50% बच्चे क्या होंगे डाउन सिंड्रोम से संक्रमित होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब कह रहा है कि अनुलेखन, अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है। तो आरएनए जब भी पॉलीमरेज जोड़ेगा तो जो प्रोमोटर होता है उसी प्रोमोटर जीन के माध्यम से क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब कहता है डीएनए एवं आरएनए में क्या समानता है। डीएनए आरएनए में आपका समानता क्या होगा भाई, तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो बहुलक होते हैं वही उनकी समानता होती है। क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड्स में आपके क्या होते हैं एडेनिन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में आपके क्या होंगे एडेनिन, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स में आपका शुगर होगा। ठीक है, शुगर प्लस फास्फेट और प्लस में क्या होगा आपका एन बेस होगा। तो एन बेस में क्या होगा ये शुगर फास्फेट और एन बेस ये तीनों के तीनों क्या कहाँ पाए जाते हैं आपके डीएनए में भी पाए जाएंगे और आरएनए में भी पाए जाएंगे। तो यही न्यूक्लियोटाइड्स के जो बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं आपके इनके अंदर क्या समानताएं दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन कहता है कि टीआरएनए की त्रिविम रचना में कैसी संरचना दिखाई पड़ती है। देखिए टीआरएनए जब भी होता है तो टीआरएनए की जब संरचनाएं हो जाती है तो टीआरएनए क्या करता है इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये क्या करता है किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, उसके राइबोसोम के अंदर एंट्री मारता है। ये देख रहे हैं ये जो संरचनाएं आपको दिखाई पड़ती है इसको कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ये क्या है आपको क्लोवर लीफ है, ये आपका क्लोवर लीफ है। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर की पत्ती के जैसा भी होता है। और जब इसी संरचना को बदल कर देखा जाए, जब इतना पार्ट को जब हटा दीजिएगा इस पार्ट को यहाँ से लेकर इस पार्ट को हटा दीजिएगा तो आपको इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, यही का इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा और आपको इस फॉर्म में। तो आप जब देख रहे हैं तो यहाँ से इस पार्ट का आप एल से दिखाई पड़ा तो ये आपके एल आकार की हो जाएगी। जब त्रिभुज में संरचना जब दिखाई पड़ती है तो ऐसे दिखाया जाता है त्रिभुज में संरचना को, ये त्रिभुज में संरचना है, यहाँ से ये क्या आपका त्रिविमीय ये संरचनाएं हो गई। ठीक है, जब एक पार्ट को हटा दीजिएगा क्या बनेगा ये आपका एल वाला पार्ट दिखाई पड़ेगा। तो टीआरएनए की त्रिविमीय रचना कैसे दिखाई पड़ती है आपके एल आकार की दिखाई पड़ती है, और नहीं तो क्लोवर लीफ की पत्ती के जैसी, ये क्लोवर लीफ की पत्ती के जैसे दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा, निम्न में से कौन सा कोडॉन, ये कोडॉन सुधार लीजिए कोडॉन नहीं कोडॉन, निम्न में से कौन सा कोडॉन प्रोटीन संश्लेषण में कोडॉन के अनुरूप एमिनो अम्ल, इसको कोडॉन कीजिएगा, कोडॉन के अनुरूप एमिनो अम्ल प्रारंभ कोडॉन तथा विराम कोडॉन से सही मिलान करता है। तो आप जानते हैं इनिशिएशन कोडॉन क्या है, इनिशिएशन कोडॉन में आपको बताया गया था कि ए यू जी और जी यू जी ये क्या इनिशिएशन कोडॉन है। और उसके बाद बताया गया था कि स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के बारे में क्या बताया गया था कि स्टॉप कोडॉन में क्या होता है ए जी आ और गा, ए जी आ और गा, सबके आगे यू यू लगा दीजिए, यहाँ यू लगा दीजिए, फिर यहाँ भी यू लगा दीजिए, फिर यहाँ भी क्या लगा यू लगा दीजिए। तो आपका यू ए जी यू ए यू जी ए ये सब क्या हुआ, ये आपके सभी के सभी स्टॉप कोडॉन है। ये क्या करते हैं कि प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या करते हैं कि ये रोक देते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को होने ही नहीं देंगे। तो आप देखिए तो ए जी, तो आप जानते हैं बताया गया था कि वहाँ जो पैराग्राफ में था तो बताया गया था कि प्यूरिन था ए जी, उसके तरह सी टी। तो यहाँ ए पीछा पीछे कीजिए तो ए और टी के बीच का डबल बॉन्ड था, जी और सी के बीच का था आपका ट्रिपल बॉन्ड था। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्वानिन और साइटोसिन क्या होते हैं, दोनों एक से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। एडेनिन और थाइमिन क्या होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहाँ जी के साथ जब भी रहेगा आपका सी रहेगा, ये सी क्या होगा, ये सी आपका चेंज भी हो सकता है। तो सी की जगह पर क्या हो सकता है आपका सी की जगह पर जी हो सकता है, जी की जगह पर सी हो सकता है। तो ए जी जहाँ देखे तो ए जी
यहाँ AG है तो G की रस्सी हो जाएगा, UAC कर सकते हैं, UAC कहीं दिखाई पड़ा है टायरोसिन, तो आपका ऑप्शन का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सही मिलान क्या होगा, रंभकुरण अथवा विरामकुरण से सही मिलान कौन होगा, UAC टायरोसिन। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए से संबंधित नहीं है। तो आप जानते हैं कि डीएनए के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। जब ये आपका डीएनए है तो डीएनए के अंदर आपके कौन कौन चीजें, AG याद रखिएगा, जब नई नई बहुरिया आती है तो क्या करती है, जब शहर उनको घूमने का मन करता है तो अपने पति को लेकर जब शहर जाती है तो पहली बार शहर को देखती है तो कहती है कि AGCT, क्या कहती है, AGCT, मतलब ये क्या होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों के चारों जो केमिकल मॉलिक्यूल जो होंगे कहाँ होंगे, आपके डीएनए के अंदर होंगे। तो उसके पति क्या कहते हैं, जब बहुरिया कहती है कि AGCT, उसके पति भी कहते हैं कि AGCU, मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिन, ये क्या होते हैं, आपके आरएनए में पाए जाते हैं। जब भी डीएनए की बात की जाएगी, आरएनए की बात की जाएगी, तो याद रखिए डीएनए में क्या पाया जाता है, AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए की जब बात की जाएगी तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिन। आपने देखा कि डीएनए के यहाँ जो थाइमिन है, थाइमिन के पोजीशन पर सिर्फ यूरेसिन आ गया है, बाकी सबके सब क्या है, सेम है। तो देखिए डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन, भाई एडिनोसिन पाया जाता है, सही बात है, ये पाया जाता है। डीऑक्सी साइटोसिन, साइटोसिन इसके डीएनए के अंदर पाया जाता है, ये भी बात सही है। डीऑक्सी गुआनोसिन, ये भी ठीक है, गुआनोसिन भी पाया जाता है। लेकिन यूरोडिलिक मतलब कि यूरेसिन जो है, यूरेसिन कहाँ पाया जाता है, आपके आरएनए में पाया जाता है। तो ये क्या आपका ऑप्शन डी क्या जगह सही है, जो क्या है, यूरोडिलिक अम्ल कहाँ आपके डीएनए में नहीं पाया जाता, ये डीएनए संबंधित नहीं है। अब 8वां क्वेश्चन कहता है कि एडेनिन किसके साथ तोड़ा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कभी आपको हमने बताया कि यहाँ AG था, ठीक है, यहाँ क्या था, CT था, तो हमने क्या बताया कि इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, गुआनिन को C से जोड़ दिया, तो आपने देखा कि यहाँ A डबल बॉन्ड T था, ठीक है, और यहाँ क्या था, G ट्रिपल बॉन्ड C था। तो यहाँ आपने देखा कि गुआनिन को साइटोसिन से जोड़ा गया था, तो गुआनिन को हमने क्या किया, साइटोसिन से जोड़ा। तो ये कहाँ था, ये आपके डीएनए के अंदर था, ये कहाँ था, डीएनए के अंदर था। लेकिन आरएनए के अंदर आपको क्या बताया गया कि आरएनए के अंदर यही थाइमिन कब हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। थाइमिन के जगह पर क्या होता है, आपका यूरेसिल हो जाता है। तो जहाँ आपका AT करना था, AT ना करता AE हो जाएगा, ठीक है, G ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा। तो मतलब एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा, आपका एडेनिन के साथ आपका यूरेसिल जुड़ेगा आरएनए में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया फिगर आपको, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का फिगर है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का फिगर है, ठीक है, ये आपका साइटोसिन का फिगर है, ये ग्वानिन है, ये एडेनिन है, ये यूरेसिल है, ये आपके आरएनए के अंदर पाया जाता है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। और यहाँ पर दिखाया गया कि साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन ये कहाँ पाया जाता है, आपके इस डीएनए के अंदर ये पाया जाता है। ये आपके कहाँ पाया जाता है, ये आपके आरएनए के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे छोटा आरएनए क्या होता है, तो सबसे छोटा आपका कोई आरएनए होता है वो आपका टीआरएनए होता है। आप जानते हैं कि आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये क्या करता है कि किसी भी जीव के अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, उसके जो कैरेक्टर है कैरेक्टर को ले जाने का काम करता है, या जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है। ये आरएनए जो है वायरस हो गया, वायरस के अंदर टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, टीबी वायरस हो गया, इन सबके सब राइनो वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, ये सबके अंदर का क्या, ये अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल काम करता है। ये कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, आपका एक mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है tRNA, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है, आपका तीसरा होता है rRNA, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब राइबोसोमल आरएनए, मतलब कि इसमें सबसे छोटा क्या होता है, आपका टीआरएनए होता है। बड़ा की जब बात होगी तो आपका बड़ा होता है rRNA, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु का डीएनए कहलाता है। जीवाणु के डीएनए को कहते हैं क्या, जीनोफोर कहते हैं। जीवाणु को डीएनए क्या कहते हैं, हम जीनोफोर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, जीनोफोर सही हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार में नहीं होता है। नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होता है उसके अंदर क्या नहीं होता भाई, कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन फास्फोरस जो है उसके अंदर नहीं होता। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन युक्त क्षार में आपका फास्फोरस नहीं होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि गुणसूत्रों की वंशागति के का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आप याद किए होइएगा, आपको लिटरेचर राइबोन्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक हमने बताया होंगे कि जो गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम शट्टन एंड बोवरी ने दिया था। तो आपका ऑप्शन क्या? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।